नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। 11 अप्रैल को जम्मू राजौरी पुंछ लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले हर नेता अपना दमखम दिखा रहा है। हर उम्मीदवार ये कह रहा है कि उसे मौका मिलेगा तो वो लोगों के हर मसाइल को हल करेंगे, यानी कि वो चाहते हैं कि संसद में उन्हें भेजा जाए। क्या राष्ट्रीय पार्टी, क्या रीजनल पार्टी? ऐसे ही एक आज़ाद उम्मीदवार हैं बहादुर जी, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू पुंछ राजौरी के यहाँ से क्षेत्र से। उन्हीं से हम बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे होंगे और किस तरह से वो राजनीति में आना चाहते हैं, मकसद क्या है। बहादुर जी, आपका स्वागत है। आप एक व्यवसायी, बिजनेसमैन, कहाँ राजनीति में आ गए? सर, ऐसा है कि मेरे को ज़रूरत महसूस हुई। जम्मू कश्मीर के हालात देखता हूँ जब मैं, मेरे को तकलीफ़ होती है। बॉर्डर हमारे पास हैं, जब इनके हालात देखता हूँ बॉर्डर के, रोज़ गोलीबारी, बमबारी और लोगों का रोज़ उजड़ना, रोज़ भागना, फिर वापस जाना, फिर घर बसाने, फिर वापस उजड़ने, और जानवरों का बहुत सारे जानवर मरते हैं। और बहुत लंबी बेल्ट है हमारी, सांबा से लेके पुंछ तक। तकरीबन मेरा सारे एरिया में बिजनेस चलता है, डीलर मेरे सीमेंट के हर जगह हैं। तो परेशानी हो जाती है, सीमेंट बिकना बंद हो जाता है, और लोगों के हालात जब हम देखते हैं, स्कूलों में आके लोग रुकते हैं, तो वो बहुत दर्द होता है सर। और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, ये जो हमारी गलतियां हैं, जो दिल्ली से गलतियां हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज जो वो कश्मीर के जो हालात सुधारने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर के, वो हालात तब तक नहीं सुधर सकते जब तक कि सही बीमारी को ना पकड़ा जाए। अगर हमारे हाथ के अंदर बीमारी है, ऊपर ऊपर से क्रीम लगाते रहेंगे तो ठीक नहीं होने वाली। मतलब जड़ से पकड़ना पड़ेगा बीमारी को। जब तक जड़ ना पकड़े तब तक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन बहादुर जी, आपका मुकाबला उन पार्टियों से है, उन उम्मीदवारों से है जो पिछले कई सालों से राजनीति में है। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो जुगल किशोर जी लड़ रहे हैं, रमन भल्ला जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, और भी आज़ाद उम्मीदवार, खैर एनसी ने तो अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं हैं। तो किस तरह से इनका मुकाबला होगा और किस तरह से आप लोगों को एक भरोसा दिलवा पाएंगे कि हाँ, मेरे पास ये मुद्दे हैं और इस बीमारी का ये इलाज है? जो बीमारी, चाहे बेरोजगारी की हो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा ना मिल रही हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना मिल रही हो, इन चीज़ों को लेकर। सर, मैं ये जो जिन लीडरों के नाम आपने गिने, इनको मैं अपने कंपटीटर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा मेरे पिताजी ने इंसानियत धर्म के साथ की है। वो रिटायर हेडमास्टर थे। तो जो मेरी एजुकेशन है इंसानियत की, जो मेरे पिताजी से संस्कार मिले हैं, ये मेरे कंपटीटर नहीं हैं। मेरे को जो बचपन से पिताजी ने कहानियां सुनाई, इब्राहिम लिंकन की कहानियां सुनाई कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने गोरों और कालों का भेद मिटाने के लिए अपनी जान दे दी। नेल्सन मंडेला की कहानियां बचपन से हमारे बाबूजी ने हमको सुनाई कि कैसे उन्होंने वो लड़े। और विल्मा रोडोल्फ को तो आप जानती हैं, जो एक पांव से लंगड़ी बच्ची थी। वो पांव से लंगड़ी बच्ची ने वर्ल्ड कप जीता था दौड़ का। तो मैं समझता हूं कि उस बच्ची ने जब वो जीती तो पहली बार गोरों और कालों ने इकट्ठे पार्टी की थी, इकट्ठे खाना खाया था। वो जोड़ा था उसने अपनी मेहनत से। वही मेहनत अगर हम करेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा, गोलीबारी बंद हो जाएगी। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे को बचपन से ही पापा भी सुनाते थे और मैंने पढ़ा भी उनके बारे में बहुत। मतलब सादगी वाला जीवन और देश को समर्पित जीवन। हाँ, मुझे पता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी, जब बिजली की कमी थी हिंदुस्तान में, तो जब वो घर से निकलते थे तो अपना बटन खुद बंद कर, लाइट का बटन बंद कर देते थे कि हिंदुस्तान की लाइट जलनी नहीं चाहिए। और जब एक बार जब भूखमरी पड़ गई थी तो तब वो लाल बहादुर शास्त्री जी एक टाइम का खाना खाते थे। तो वो लीडर थे। ये जिन लीडरों का जो दर्द समझते हाँ जी जी, जनता का दर्द अगर समझने वाले लीडर हों तो जनता साथ आती है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 70 सालों से किसी भी लीडर ने जम्मू कश्मीर की जनता का दर्द नहीं समझा? नहीं सर, मैं ये समझता हूं कि जब कश्मीर का विलय हो गया हिंदुस्तान के साथ जी, तो कमिटमेंट जो इनकी हो गई,
एज ए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की और शेख साहब की और राजा साहब की। ये बात होगी, जम्मू कश्मीर जो है वो उसके प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और नेचुरल मतलब नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जम्मू कश्मीर को। इनका जब उनके साथ विलय हो गया तो बात हो गई कि प्रधानमंत्री पद होगा, कश्मीर का होगा, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होगा और दफा 370 होगी, 35A होगी और परमिट होगा एक लखनपुर में जो भी लोग परमिशन आएंगे लेकर यहाँ पे पैसे उसकी फीस होगी जिससे खर्चा चलेगा स्टेट का। स्टेट तो हमारी मतलब रेवेन्यू जनरेट करने का जी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो साथ एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी जो थे, उनको भी पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, तो उनको भी एक दिल में था कि मोहम्मदन बाहुल्य स्टेट है ये, तो परमिट है, दफा 370 है, तो हम सेफ हैं, एक मतलब सिक्योरिटी थी उनको। जब ये अलायंस हो गया उसके बाद क्या हुआ कि अब अपोजिशन पार्टियां तो रहती ही हैं, तब अपोजिशन पार्टियों में जनसंघ थी ये और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, तो इनकी एक दो सीटें आती थी। अब इनको एक दुखती रग मिल गई नेहरू जी की कि ये जो कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ जो भारत का अलायंस था वो एक कच्चे धागे की डोर की तरह था। उनको जब ये नस मिली तो उन्होंने इसी को दबाना शुरू किया। उनको भविष्य दिख गया अपना कि कश्मीर का विवाद बनेगा तो सीटें बढ़ेंगी। मैं बड़ा सम्मान करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर में आए थे तो एक बार तो उनको दिल में लगा होगा कि कुछ गलतियां हमसे हुई जो कश्मीर बर्बाद हुआ है। तब उनकी जवानी थी। अब जब वो आए 70 से ऊपर हुए होंगे तो बदल तो जाता है, मन बदल जाता है। एक 19 साल के बच्चे में और एक 70 साल के जो इंसान है वो बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तब उन्होंने कहा था कि ये मसला इंसानियत से हल होगा, क्योंकि उनको पता था कि कहां गलती है। लेकिन जब उन्होंने बोला इंसानियत से हल निकलेगा, तब कहां बर्दाश्त करने वाले थे ये हिंदूवादी संगठन, जिन्होंने ये भड़का के तो वोट लिए थे। अब अकेले तो थे नहीं, वो उनको साइड कर दिया। लेकिन एक बात मैं ललित जी आपको बोलूं, नहीं, सारा कसूर क्या सिर्फ ये उस समय जो जनसंघ हुआ करता था उन्हीं का कसूर था? बाकी दूसरी पार्टियों का नहीं उनको था? ये जो बीजेपी की नींव है पूरी, ये पूरी नींव कश्मीरी पंडितों की सिसकियों पे है, उनकी बर्बादी पे है और डराने पे है। ये एक डर की दुकान चलाई इन्होंने। पहले क्या किया? एनसी का कोई कसूर नहीं, सरकारें हमेशा इन्होंने बनवाई। शेख साहब को इन्होंने, उसमें अगर कसूर आता है तो कसूर इनका आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। शेख साहब क्या चाहते थे कि व्यापार करें वो सबके साथ। अब उनको पता था सिक्योरिटी तो हमारी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी पे विश्वास तो सबको है। इंडियन आर्मी जैसी ईमानदार आर्मी तो कोई पूरी दुनिया में है नहीं। तो अब उनको पता था सेफ्टी तो हमारी है। वो क्या रोजगार जनरेट करना चाहते थे। अगर उनके मतलब हिसाब से जम्मू कश्मीर से व्यापार होता सारी स्टेटों के साथ, तो सारी कंट्रीज के साथ जैसे रास्ते खुल जाते, तो ये स्टेट को काफी फायदा होता। लेकिन एक हिसाब से ये दिल्ली को बर्दाश्त नहीं था। चलो नहीं बर्दाश्त था तो अंदर उनको जब डाल दिया तो फिर डर की भावना पैदा हो गई। और दूसरा वार जो उधर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो दूसरा वार किया परमिट वाला, वो आए और यहां आके उनकी किन परिस्थितियों में डेथ हो गई भगवान जानता है। लेकिन उससे पूरे हिंदूवादी संगठनों को पूरे ऑक्सीजन मिल गई पूरे भारत में और इन्होंने परमिट तोड़ दिया। जब परमिट हटा दिया तो कश्मीर में थोड़ा सा एक कील ठुक गई, मतलब उनके मन में नाराजगी हो गई कि ये अगर इन्होंने परमिट तोड़ दिया तो किसी दिन 370 भी तोड़ देंगे, किसी दिन 35 भी तोड़ देंगे। तो इस हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया, चाइना ने भी इस्तेमाल किया और ये विवाद बन गया। सर मतलब कि वो जो डर था, आज उसी डर के कारण जो हालात हैं वो इतने, हाँ ये वही कारण है। पहले इन्होंने पंडितों को डराया, मुसलमान मारेंगे। हालांकि 1947 में जब पूरे भारत में दंगे हुए, वहां पे
15% हिंदू हुए होंगे, किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब तक शेख साहब थे कभी किसी हिंदू को किसी ने हाथ नहीं लगाया। और मैंने बहुत सारी कंट्रियां देखी हैं। ये कौन सी कंट्रियां दिखाते हैं पता? बीजेपी वाले ये कंट्रियां दिखाएंगे जिनमें लड़ाई लगी होगी। मैंने बहुत सारी कंट्रियां देखी हैं जहां 70% मोमडन है, बाकी बहुत सारी जाते रहती हैं, वो नहीं हाथ लगाते। ये उन कंट्रियों का बताते हैं जो हथियार वालों ने जिनको कैप्चर करके रखा है, जो खून खराबा करवाते हैं। वो 4 कंट्रियों के एग्जांपल दे के डराते हमारे लोगों को। बहादुर जी के पास चुनाव में जाने के लिए किस तरह से सॉल्यूशन होगा जितने भी जो मसले हैं, और अगर इसी तरह का शांति अगर लानी हो कश्मीर में, और लोगों को रोज़गार देना हो, शिक्षा देनी हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देनी हो, क्योंकि मेन तो चीज़ें यही होती है। सर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे को लोग चुनते हैं, पहली बात 3 साल में गोलीबारी बंद हो जाएगी। 3 साल के अंदर अंदर बॉर्डरों पे गोलीबारी नहीं होगी और कश्मीर में पंडित बसेंगे। दूसरी बात, यहां पे कोई हथियार नहीं उठाएगा। कश्मीर में अमन होगा, कोई बच्चा हथियार नहीं उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक बात और कि हथियार पे और नशे की तस्करी पे J&K में सबसे सख्त कानून होगा। तो इसमें ये पूरी सहमति के साथ बनेगा। ये नहीं कि मैं अकेला बोल रहा हूं, मैं सबसे बात करूंगा कि अमन के लिए पुंछ वालों से बात करूंगा, कश्मीर वालों से बात करूंगा, लेह वालों से बात करूंगा। इंसानियत के लिए जब मैं बात करूंगा उसमें सभी धर्म, उसमें सभी आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इंसानियत की बात करूं तो वो सामने वाला खड़ा भी हो सके, सामने झूठ लेके या हिंसा लेके कोई खड़ा हो सके। मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन जो आपके अपोजिशन में खड़े हैं या जिनके विरुद्ध आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो तो आपके मुद्दों को, मतलब आपके जितने भी ये जो फार्मूला है वो उसको कैप्चर कर लेंगे। सर ऐसा है कि वो कैप्चर कर नहीं सकते। भ्रष्ट पार्टियां हैं, लोगों के कालाबाजारी से पार्टियां बनी हैं। मैं ये बातें तब बोल रहा हूं क्योंकि मैं फ्री इलेक्शन लड़ने आया हूं। पैसे नहीं खर्चे, 25,000 रुपये खर्चा मैंने फॉर्म भरने का। तो उसके बाद गाड़ी पे तो मैं ऐसे भी जाता हूं। बिल्कुल। तो मैंने कोई पैसा नहीं खर्चा सर। आप एक व्यापारी हैं, आपने कहा कि आपका जो बिजनेस है, इस कारण आपको मौका मिलता है बॉर्डर पे जाने का, लोगों से मिलने का। जी जी, जाहिर सी बात है। तो जब बॉर्डर के लोगों से आप मिलते हैं, उनकी क्या डिमांड होती है? बंकर्स तो बन रहे हैं ना, या सिर्फ एक, या फिर हमारी पार्टियों के लिए यही एक चीज़ है कि बंकर बना दिया, बॉर्डर के जो लोग हैं, जो वहाँ से शेलिंग से जो नुकसान होता है, एक बंकर बना दिया, सारे जो उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बंकर बनाने का मतलब सर पता क्या है? बंकर बनाने का मतलब है रोज गोले पड़े, रोज भागो फटाफट। अच्छा। बंकर में जाके घुसो, मतलब ये डराने वाला मसला है। बंकर नहीं चाहिए सर, गोलियां नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि बंकर बनाने से डर पैदा होता है। जैसे इन्होंने कश्मीरी पंडितों को किया कि मुसलमान मार देंगे, मुसलमान मार देंगे आपको, भागो भागो। उस टाइम उस गवर्नर ने, जो भी जगमोहन जी थे, उन गवर्नर ने बोला आप निकलो, मैं साफ करके देता हूं कश्मीर आपको। कश्मीर थोड़ी साफ होने वाला था। इतने इंसानियत को कहीं मारा थोड़ी जा सकता है, इतना कुछ किया नहीं जा सकता। और इसमें यह था कि उन पे जुल्म करना गवर्नर साहब के टाइम में ही शुरू हो गया था। तो उस वजह से ये डर पैदा हो गया। मैं आपको कहता हूं कि अगर हम अमन करें, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा एजुकेशन में, देखो कश्मीरी बच्चों का इतना दिमाग तेज है, कुदरत ने उनको गिफ्ट दिया है। हमारे जम्मू के लोगों का, डोगरों का इतना दिमाग तेज है, कहने की बात नहीं है। अगर हमको मौका मिले, ये कंपटीशन करवाते हमारा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कंपटीशन करो एजुकेशन में, सिंगापुर के साथ करो एजुकेशन में, हेल्थ में करो। ये इन्होंने बस एक रट पकड़ी, पाकिस्तान पाकिस्तान। हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी बनाना है, हमको उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम जम्मू कश्मीर का, अगर मेरे को वोट मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य फ्री होगा। आने वाले 5 साल लग जाएंगे, हो सकता है 6 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल, मतलब कोशिश जारी रहेगी। कोशिश जारी रहेगी। स्वास्थ्य फ्री होगा और एजुकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम होगा। पूरा पुंछ, राजौरी, कश्मीर और जम्मू, सांबा, कठुआ, दूर दराज वाले इलाके, हर इलाके में एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। मतलब और स्टेट की तरफ से जो बच्चा चाहेगा, जो अच्छी एजुकेशन करेगा, उसको बाहर के मुल्कों में भी एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो एजुकेशन में तो मैं छोड़ने वाला नहीं कहीं भी। अगर मेरे को लोग वोट दें तो दुनिया के साथ में जम्मू कश्मीर के बच्चे चलाऊंगा। सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है। आपको लगता है कि जनता आपकी सोच का साथ देगी? क्योंकि जनता भी अक्सर देखती है ना, अपना बेनिफिट ज़्यादा देखती है।
जल्दी कोई ना कोई उनको चाहिए कि इस तरह का कोई नेता चाहिए जो सारे मसले 2 मिनट में हल कर दे। सर ऐसा है, इब्राहिम लिंकन जी जिन लोगों के लिए लड़े उनमें से एक ने गोली मार दी। महात्मा गांधी जी जिन लोगों के लिए लड़े एक ने गोली मार दी। लाल बहादुर शास्त्री जी जिस रास्ते पे चले तो उनको रास्ते से हटा दिया। जो बातें मैं बोल रहा हूं और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, इसका एंड अच्छा नहीं है सर। इस पे या तो किसी ना किसी तरह रास्ते से हटाते हैं, तो या तो गोली मरवा देते हैं। लेकिन अब मैं एक एज ए बिजनेसमैन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे पीसफुल जगह में रहें, किसी विवादित जगह में ना रहें जहां गोली बारूद बम ना हो। मैं अपने बच्चे, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चे सिंगापुर पढ़ा सकता हूं, कहीं भी पढ़ा सकता हूं, अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता हूं। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जम्मू कश्मीर को ही सिंगापुर जैसा बना दूं। मेरा धर्म यह कहता है कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे हालात बना दूं कि सबके बच्चे सेफ हों, सबके बच्चे अच्छी एजुकेशन हो। आप चुनाव लड़ रहे हैं, व्यापारियों का एक जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो नाराजगी है सरकार से, केंद्र सरकार से, जीएसटी को लेकर बड़ी ज़्यादा है। तो किस तरह से आप व्यापारी वर्ग को समझाएंगे कि हाँ ये एक अच्छा कदम था या फिर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाला ये कदम था? सर अगर लोग मुझे चुनते हैं, सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट का कुछ करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ियां भी थी जो बिक गई अब इन हालात में। तो मैं अच्छा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी जब सहन नहीं कर पाया इतना बड़ा झटका, तो जिनकी एक गाड़ी थी, जिनकी 2 गाड़ियां थी, वो मारे गए हैं, किस्तें नहीं दे पा रहे हैं वो। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं बन जाऊं तो इनको चाहे सूद ही माफ कराया जाए गाड़ियों की किस्तों पे, पैसे दे दें, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैं करूंगा। और बिजनेस जो है, बिजनेस तो मेरी रगों में है। तो जम्मू कश्मीर का बिजनेस मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। मतलब ऐसे हालात बना देंगे कि बिजनेस हमारा बहुत ग्रो रहेगा। हमारे पास साधन नहीं है सर, हम एक साइड पे बैठे हैं, तो हमको बिजनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो सकता है सर, ये मुमकिन है सब, ये मेरी नॉलेज में है सर। बिजनेस का तो मैं कर सकता हूँ। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैटर जो है विचाराधीन कोर्ट में है, वो उसको छोड़िए। आखिरी सवाल, शिक्षा सबसे बड़ी, यहाँ पे एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जी। जो टीचर्स है उसकी कमी है, डॉक्टरों की यहाँ पे कमी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। संक्षिप्त में बताइए किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि हाँ आपको वोट देंगे और आप सारे जितने, मैं पहले भी कह रहा था कि जितने भी जो मुश्किलें आ रही हैं वो आप हल करेंगे। रोजगार किस तरह बढ़ाएंगे? देखिए, जब गोलीबारी रुक जाएगी कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, हमारा जम्मू कश्मीर मजबूत हो जाएगा, भारत भी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भारत, यानी कि सरहदों पर शांति बहुत जरूरी है। हाँ, भारत का सबसे ज्यादा खर्चा मेरे देश का जो होता है वो जम्मू कश्मीर पे होता है। तो सरहदें खामोश और शांति हो जाए अगर ये पहले हुआ होता, ये 30 साल से 40 साल से लड़ाई ना चल रही होती, तो आज डॉलर की, रुपए की वो जो कीमत है वो ना होती सर। अगर आज 60 रुपए का डॉलर होगा ना, तो 30 ही रुपए का होता। अगर ये लड़ाई ना होती, तो ये लड़ाई बंद कराना हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, लेकिन देखते हैं कि जनता कितना इन विचारों को सराहती है, कितना इन पर विश्वास जताती है। लेकिन इतना तय है कि एक अच्छी सोच लेकर एक युवा नेता आगे बढ़ रहा है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। तय जनता को करना है, मुकाबला कड़ा है, लेकिन हिम्मत है कि जीत हासिल होगी, ऐसे इनकी उम्मीद है। फिलहाल वक्त तय करेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।